बच्चों, आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं चैप्टर 2 थीम 2 क्लास 12th हिस्ट्री बुक। आज हम शुरू कर रहे हैं किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। फर्स्ट अमंग अस द 16, जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक नंबर पे कौन था उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मगध। बिटवीन द 6th and the 4th century BCE, Magad in present day Bihar became the most powerful महाजनपदा। 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी से 4th ईसा पूर्व शताब्दी तक मगध बहुत ही प्रभावशाली था 16 महाजनपदों में, जिसे हम आज का वर्तमान बिहार कहते हैं। मॉडर्न हिस्टोरियंस एक्सप्लेन दिस डेवलपमेंट इन ए वेराइटी ऑफ वेज। आधुनिक इतिहासकारों ने इस विकास को अलग अलग रूप में देखा है। मगध वाज ए रीजन वेयर एग्रीकल्चर वाज स्पेशली प्रोडक्टिव। मगध एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ खेतीबाड़ी बहुत ही ज़्यादा होती थी। बिसाइड्स, इसके अलावा आयरन माइंस इन प्रेजेंट डे झारखंड वर असेसिबल एंड प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर टूल्स एंड वेपन्स। इसके अलावा जो वर्तमान का झारखंड का इलाका है, एरिया है, यहाँ जो लोहे की खदानें बहुत ज़्यादा थी। ये लोहा औजार और उपकरण बनाने में काम आता था। एलिफेंट्स एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द आर्मी वर फाउंड इन फॉरेस्ट इन द रीजन। यहाँ के जंगलों में हाथी पाए जाते थे। ये हाथी सेना का एक महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे। आल्सो द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडेड ए मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। इसके अलावा गंगा नदी है, उसकी सहायक नदियाँ हैं, इसके माध्यम से आना जाना लोगों की सस्ता पड़ता था, यातायात का साधन था। हाउएवर अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन राइटर्स हु रोट अबाउट मगध एट्रीब्यूटेड इट्स पावर टू द पॉलिसीज ऑफ इंडिविजुअल्स। यद्यपि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लेखकों ने मगध का अलग अलग रूप में योगदान बताया है। रूथलेसली एम्बिशियस किंग्स ऑफ होम, और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के शासक निरंकुश थे, महत्वाकांक्षी थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंदा आर द बेस्ट नोन एंड देयर मिनिस्टर्स हु हेल्प्ड इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज। बिंबिसार है, अजातशत्रु है, महापद्मानंदा है, ये वो राजा हुए हैं जो बहुत ही महत्वाकांक्षी और निर्दयी थे। और इसके अलावा इनके मंत्री भी ऐसे ही थे जो इनकी नीतियों को लागू करते थे। इनिशियली राजगृह, द प्राकृत नेम फॉर प्रेजेंट डे राजगढ़, राजगीर इन बिहार। आज वर्तमान में जो राजगीर है, जिसे उस वक्त राजगृह बोला जाता था, वाज द कैपिटल ऑफ मगध। उस वक्त मगध की राजधानी थी। इंटरेस्टिंगली द ओल्ड नेम मीन्स हाउस ऑफ द किंग्स। आश्चर्य की बात है कि इसका अर्थ होता है कि राजाओं का घर। राजगृह वाज ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट लोकेटेड अमंग हिल्स। राजगृह है या राजगृह, ये चारों तरफ से किला योजित पहाड़ों पर बसा हुआ एक शहर था। लेटर इन द 4th century BCE द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। 4th ईसा पूर्व शताब्दी में राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर, माफी चाहूँगा, राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र कर दी गई। प्रेजेंट डे जिसे आज का पटना कहते हैं। कमांडिंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग द गंगा, क्योंकि यहाँ से गंगा इतनी दूर नहीं थी, पास ही पड़ती थी। फोर्टिफिकेशन वॉल्स एट राजगढ़, ये दिखाई दे रहा आपको, आपके सामने है। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स, मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर इन द प्राकृत लैंग्वेज वाइल दोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर इन अरेमिक एंड ग्रीक लैंग्वेज। अशोका के जितने भी शिलालेख हैं वो अधिकतर प्राकृत भाषा में हैं, जबकि उत्तरी पश्चिमी वाले अरेमिक और ग्रीक भाषा में। मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और अधिकतर प्राकृत जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। हाउएवर सम इन द नॉर्थ वेस्ट वर रिटन इन खरोष्टी, कुछ अभिलेख खरोष्टी भाषा में भी है। द अरेमिक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट वर यूज फॉर इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान। अरेमिक और ग्रीक लिपि है वो अफगानिस्तान के आसपास जो अभिलेख मिले उनमें काम में ली गई है। एन अर्ली एम्पायर, एक पूर्व प्राचीन साम्राज्य। द ग्रोथ ऑफ मगध
culminated in the emergence of the Mauryan Empire. मगध का साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के उद्भव से हुआ, जिसमें प्रथम शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, हु फाउंडेड द एम्पायर 321 BCE। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का प्रारब्ध 321 ईसा पूर्व किया। एक्सटेंडेड कंट्रोल एज फार नॉर्थ वेस्ट एज अफगानिस्तान बलूचिस्तान, और उन्होंने अपना विस्तार अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक कर लिया। एंड हिज ग्रैंडसन, और उनके पौत्र अशोका ने आर्ग्यूएबली द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ अर्ली इंडिया, बिना तर्क के हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय के बहुत ही शक्तिशाली राजा कॉन्कर्ड कलिंगा प्रेजेंट डे कोस्टल उड़ीसा, जिन्होंने कलिंगा को भी जीत लिया था, जो वर्तमान में आज उड़ीसा है। फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्याज के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। हिस्टोरियंस हैव यूज्ड ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर। इतिहासकारों ने अलग अलग स्रोतों के माध्यम से मौर्य साम्राज्य के इतिहास को वापस एक जगह संकलन किया है। दीज इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, इनमें क्या क्या देखिए, पुरातत्व जो खोजी हुई वो स्पेशली स्कल्पचर, जो हमें स्कल्पचर मूर्तियाँ या जो भी डिजाइनदार नक्काशी मिली है। आल्सो वैल्यूएबल आर कंटेम्प्रेरी वर्क्स, समकालीन जो कार्य हुए थे वो भी, सच एज द अकाउंट ऑफ मैगस्थनीज, जैसे मैगस्थनीज जो कि ग्रीक एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उन्होंने बुक लिखी इंडिका। वी सर्वाइव इन फ्रेगमेंट, जो कि टुकड़ों में कहीं न कहीं व्याप्त उपस्थित है। अनोदर सोर्स दैट इज ऑफन यूज इन अर्थशास्त्र, दूसरा स्रोत है अर्थशास्त्र। पार्ट्स ऑफ विच वर प्रोबेबली कंपोज बाई कौटिल्य और चाणक्य, जिसका संकलन कौटिल्य या चाणक्य ने किया। ट्रेडिशनली बिलीव्ड टू बी द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त, चाणक्य को पारंपरिक तौर पे हम चंद्रगुप्त का मंत्री मानते हैं। बिसाइड द मौर्याज आर मेंशन्ड इन लेटर बुद्धिस्ट, जैन एंड पुराणिक लिटरेचर, जबकि मौर्य साम्राज्य काल के बारे में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और पुराण साहित्य में भी उल्लेख है। एज वेल एज इन संस्कृत लिटरेरी वर्क्स, और संस्कृत में जो कार्य हुआ उसमें भी उल्लेख है। वाइल दीज आर यूजफुल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, इसके अलावा अशोका ने जो अभिलेख लिखवाए 272 ईसा पूर्व से 268 से लेकर 231 ईसा पूर्व तक। ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, चट्टानों पे और पिलर्स पे, आर ऑफन रिगार्डेड एज अमंग अस द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेज, जिन्हें सबसे कीमती यादगार स्रोत बोला गया है। अशोका was the first ruler who inscribed his message to his subjects and official on stone surfaces। अशोका प्रथम शासक था भारत का जिसने अपने विचारों को और अपनी घोषणाओं को आधिकारिक घोषणाओं को प्राकृतिक चट्टानों पे या पॉलिश की हुई पिलर्स पे खुदवाए। He used the inscription to proclaim what he understood to the धम्म, और इसके अलावा उसने धम्म को क्या समझा उसके बारे में उसने अभिलेख पे लिखवाए। दिस इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, इसमें बड़ों का सम्मान था। जेन्युरिसिटी, बुद्धिमत्ता थी। टुवर्ड्स ब्राह्मण्स के प्रति आदर। एंड दोज हु रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ, जो दुनिया को जानते थे समझते थे उनके प्रति आदर। ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, और जो गुलाम है और जो नौकर है उनके प्रति अच्छा आदर भाव रखना। एंड रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन एंड ट्रेडिशन अदर देन वंस ओवन, और धर्म और परंपराओं का सम्मान करना, चाहे खुद के धर्म की हो चाहे दूसरों की हो। एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, साम्राज्य का प्रशासन। देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर इन द एम्पायर में 5 मुख्य प्रांत थे। द कैपिटल पाटलिपुत्र एंड द प्रोविंशियल सेंटर ऑफ तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली एंड स्वर्णगिरी। पाटलिपुत्र तो मुख्य राजधानी थी, इसके अलावा प्रांत थे तक्षशिला है, उज्जैनी है, तोसाली और स्वर्णगिरी है। आल्सो मेंशन इन अशोका इंस्क्रिप्शंस, ये अशोका के अभिलेख में सब जगह उल्लेखित है। इफ वी एग्जामाइन द कॉन्टेक्ट ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस, यदि हम इन अभिलेखों के तत्वों को देखें, लिखे हुई चीज़ों को पढ़ें, वी फाइंड वर्चुअली द सेम मैसेज इनग्रेव्ड एवरीवेयर, तो सभी जगह जैसे संदेश मिलेंगे। फ्रॉम द प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान टू आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तराखंड इन इंडिया। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जो पाकिस्तान में है वहाँ से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक सब जगह एक जैसे मिलेंगे। ये देखिए द लोइन कैपिटल, ये देखो शेर है।
नक्काशी की हुई है। कुड दिस वास्ट एम्पायर हैव हैड ए यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? क्या इतने बड़े साम्राज्य पे एक जैसा सिस्टम था? हिस्टोरियंस हैव इंक्रीजिंगली कम टू रियलाइज, इतिहासकारों ने इस बात को महसूस किया। डिस्ट्रीब्यूशन अशोक का इंस्क्रिप्शन देखिए कहाँ का है, कंधार है, मनसेरा है, शाहबाजगिरी है, तक्षशिला है, कालसी, टोपरा, भापुर, बेराट, भबरू, गुजारा, मेरठ, निगाली सगर, उज्जैनी, गिरनार, सोपरा, सनाती। नीचे भी बहुत से हैं लेकिन हिसाब से क्या क्या है, मेजर रोग एडिक्ट्स, माइनर रोग एडिक्ट्स, पिलर इंस्क्रिप्शंस, सांची, शिशुपालगढ़, जव्वागढ़ा, कलिंगा, सारनाथ, पाटलिपुत्र, रामपुरवा, लोरिया, अराराज, बहुत सी जगह देखिए आप। दिस इज अनलाइकली, ऐसा संभव नहीं है। द रीजन इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर वर जस्ट टू डाइवर्स, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है, बहुत दूर दूर फैला हुआ था। इमेजिन द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द हिली टेराइन ऑफ अफगानिस्तान एंड द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। कल्पना करें आप, अब अफगानिस्तान का पहाड़ी वाला तराइन क्षेत्र और उड़ीसा का समुद्री किनारा, क्या एक जैसा शासन संभव है? इट इज़ लाइकली दैट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन एरियाज अराउंड द कैपिटल एंड द प्रोविंसेस सेंटर। ऐसा माना जाता है कि जो साम्राज्य की राजधानी और जो प्रांतीय राजधानियां हैं वहाँ पर प्रशासन सुदृढ़ था। दिस सेंटर वर केयरफुली चूजन, ये सेंटर बड़ी सावधानी पूर्वक चिन्हित किए गए थे। बहुत तक्षशिला एंड उज्जैनी बीइंग सिचुएटेड ऑन इम्पोर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट से, क्योंकि तक्षशिला और उज्जैनी है ये दोनों एक बहुत बड़े व्यापारिक मार्ग के ऊपर निर्भर है पर स्थित है। वाइल सुवर्णगिरी लिटरली द गोल्डन माउंटेन वाज पॉसिबली इम्पोर्टेंट फॉर टेपिंग द गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका। सुवर्णगिरी है ये कर्नाटका में जो सोना है उस पर कब्जा करने के लिए यहाँ राजधानी बनाई गई होगी। What the king's official did, here is an excerpt from the accounts of Megasthenes। मेगास्थनीज के लिखे हुए से मिलता है कि राजा क्या करता था। Of the great officers of state, some superintended the rivers, measured the land as is done in Egypt, and inspect the sluices by which water is let out from the main canal into their branches, so that everyone may have an equal supply of it। राजा सभी राज्यों का निरीक्षण करता था, अधिकारियों की मीटिंग लेता था, ज़मीन को नापने का काम करते थे जैसा इजिप्ट में होता था। इसके अलावा पानी कहाँ कहाँ से कैसा नहरों से जा रहा है, किस प्रांत से जा रहा है वो भी देखते थे ताकि सभी लोगों तक पानी पहुँचे। द सेम पर्सन्स हैव चार्ज आल्सो ऑफ द हंट्समैन एंड आर इंटरेस्टेड विद द पावर ऑफ रिवार्डिंग और पनिशिंग देम अकॉर्डिंग टू देयर डेजर्ट्स। हाँ, वहाँ के जो इंचार्ज हुआ करते थे वो लोगों को सज़ा देने का काम भी करते थे, इनाम देने का काम भी करते थे। दे कलेक्ट द टैक्सेस, टैक्स भी इकट्ठा करते थे। एंड सुपरिटेंडेंट द ऑक्यूपेशन कनेक्टेड विद लैंड, और जो खेती बाड़ी से संबंधित जो भी कुछ कार्य था उसकी निगरानी करते थे। एज दोज ऑफ द वुड कटर्स, जैसे लकड़हारे होते हैं, द कारपेंटर, द ब्लैक स्मिथ, सुनार, लोहार, खदान कार्य करने वाले, एंड द माइनर्स, इन सब पर निगरानी रखते थे। कम्युनिकेशंस अलोंग बोथ लैंड एंड रिवराइन रूट वाज वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एम्पायर। भाई ज़मीन है पर रास्ता है, नदियों वाला रास्ता है, दोनों पर नियंत्रण होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है साम्राज्य में। जर्नीज फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंसेस कुड हैव टेकन वीक इफ नॉट मंथ्स। हाँ, साम्राज्य की राजधानी से प्रांत की राजधानी पर जाने की यात्रा महीने की तो नहीं होती थी, लेकिन 10 से 15 दिन की हो जाती थी। दिस मेंट अरेंजिंग फॉर प्रोविजन एज वेल एज प्रोटेक्शन फॉर दोज हु वर ऑन द मूव। इसका मतलब ये था कि इस यात्रा की व्यवस्था करना और इन लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था भी करना। इट इज़ ऑब्वियस दैट द आर्मी वाज एन इम्पोर्टेंट मीन्स फॉर इंश्योरिंग द लेटर। यह बड़ी मुख्य बात है कि आर्मी थी वहाँ जो इन सब की सुरक्षा करती थी। मैगस्थनीज मेंशन्ड ए कमेटी विद 6 सब कमेटी फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटी। मैगस्थनीज ने एक कमेटी का उल्लेख किया है जिसमें 6 सब कमेटी थी जो कि मिलिट्री एक्टिविटी को देखती थी। ऑफ दीज वन, इनमें क्या क्या थी? 1 लुक्ड आफ्टर द नेवी, एक कमेटी नेवी को देखती थी। द सेकंड मैनेज ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविज़न, दूसरी
कमेटी यातायात और साजो सामान को देखती थी। द थर्ड वाज रिस्पॉन्सिबल फूड सोल्जर। तीसरी कमेटी पैदल सेना को देखती थी। द फोर्थ फॉर हॉर्सेज। चौथी कमेटी घुड़सवारों को देखती। द फिफ्थ फॉर चैरियट। पांचवी कमेटी रथ सेना को देखती थी। और एंड द सिक्स फॉर एलिफेंट। और छठवीं कमेटी हाथियों को देखती थी। द एक्टिविटीज ऑफ द सेकेंड सब कमेटी वर रादर वेराइड। जो सेकंड सब कमेटी है इसकी ड्यूटी बहुत विस्तृत फैली हुई थी। अरेंजिंग फॉर बुलक कार्ट टू कैरी इक्विपमेंट। वे लोग बैलगाड़ी की व्यवस्था भी करते थे ताकि औजारों को और हथियारों को ले जाया जा सके। प्रोक्योरिंग फूड फॉर सोल्जर। सिपाहियों के लिए भोजन की व्यवस्था हो। एंड फॉर्डर फॉर एनिमल्स। और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था हो। एंड रिक्रूटिंग सर्वेंट्स एंड आर्टिसन टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स। और नौकर और कलाकारों की भर्ती करना ताकि सैनिकों की सेवा हो सके। अशोका आल्सो ट्राई टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाई प्रोपेगेटिंग धम्म। अशोका ने धम्म का प्रचार प्रसार करके अपने साम्राज्य को एक साथ रखना चाहा। द प्रिंसिपल्स ऑफ विच एज वी हैव सीन वर सिंपल एंड वर्चुअली यूनिवर्सली एप्लीकेबल। सिद्धांत आपके सामने है, सिंपल है और वर्चुअली इसलिए है कि धर्म का साथ लेंगे तो सब लोग एक साथ रहेंगे। दिस अकॉर्डिंग टू हिम वुड इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। अशोका का यह मानना था कि धर्म के प्रचार प्रसार से व्यक्ति इस जन्म में भी सही रहेंगे और अगले जन्म में भी और भी अच्छे रहेंगे। स्पेशल ऑफिसर नोन एज धम्म महामत वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने धम्म महामत जैसे अधिकारियों की नियुक्ति भी की। हाउ इम्पोर्टेंट वाज द एम्पायर। साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। व्हेन हिस्टोरियंस बिगेन रिकंस्ट्रक्टिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री इन द 19th सेंचुरी द इमर्जेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर वाज रिगार्डेड एज ए मेजर लैंडमार्क। जब 19वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने जब साम्राज्यों का विस्तार वापस पुनः लेखन किया तब उनको पता चला कि मौर्यन साम्राज्य है वो सबसे बड़ा माना गया। इंडिया वाज देन अंडर कॉलोनियल रूल। बाद में इंडिया है कॉलोनियल रूल में आ गया। एंड वाज पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। फिर ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन गया। 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी इंडियन हिस्टोरियंस फाउंड द पॉसिबिलिटी दैट देयर वाज एन एम्पायर इन अर्ली इंडिया बोथ चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग। 19वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने इस बात को महसूस किया कि पहले हो सकता है कोई ऐसा साम्राज्य रहा होगा जो बड़ा ही चैलेंजिंग था और बड़ा फैला हुआ था दूर दूर तक। Also some of the archaeological finds associated with the Mauryas including stone sculpture were considered to be the examples of spectacular art types of empire। बहुत से पुरातत्व विज्ञानी लोगों ने ऐसे बहुत सारे सबूत को देखा जो मौर्य एम्पायर से जुड़े हुए थे, इन्होंने उसे बड़ा साम्राज्य माना। Many of these historians found the message on Ashoka inscriptions were very different from that of the most other rulers। अशोका के जो अभिलेख के जो संदेश थे तो बहुत से इतिहासकारों ने इसका मैसेज संदेश दूसरे राजाओं के बनस्पत अच्छा माना। सजेस्टिंग जिसमें सुझाव दिया गया दैट द अशोका वाज मोर पावरफुल एंड इंडस्ट्रियस एज आल्सो मोर हम्बल देन लेटर रूलर्स हु अडॉप्टेड ग्रांडोइस टाइटल्स। अशोका है पावरफुल राजा था और औद्योगिक राजा भी था, अच्छा राजा भी था। इसके बाद उससे बहुत से राजा हुए हैं वो उसके जैसे नहीं बन सके। सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट ये बड़े आश्चर्य की बात नहीं है दैट नेशनलिस्ट लीडर्स इन द 20th सेंचुरी रिगार्डेड हिम एज एन इंस्पायरिंग फिगर। इसलिए 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी नेताओं ने उसे एक प्रेरणादायक एक व्यक्तित्व माना। Yet how important was the Mauryan Empire? It lasted for about 150 years। कितना महत्वपूर्ण था ये मौर्यन एम्पायर, यह 150 वर्षों तक रहा। विच इज़ नॉट ए वेरी लॉन्ग टाइम इन द वास्ट स्पान ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यदि हम इस उपमहाद्वीप का इतिहास खंगालें तो 150 वर्ष बड़े ज़्यादा नहीं होते। बट बिसाइड इफ़ यू लुक एट मैप टू यू विल नोटिस दैट द एम्पायर डिड नॉट कंपोज द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। लेकिन आपको पता चलेगा कि ये जो साम्राज्य है ये पूरे उपमहाद्वीप पे फैला हुआ था। एंड इवन विद इन द फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर, यहाँ तक कि सीमांत प्रांत तक कंट्रोल वाज नॉट यूनिफॉर्म। बाय द सेकेंड सेंचुरी BCE न्यू chiefdoms एंड किंगडम्स इमर्ज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। दूसरी शताब्दी आते आते
पूरे भारत में दूसरे सामंत आ गए, राजा बन गए, बड़े बड़े साम्राज्य सामने आने लगे। न्यू नोशन ऑफ किंगशिप, राज्य राजा के नए विचार। चीफ एंड किंग्स इन द साउथ, द न्यू किंगडम्स दैट इमर्ज इन द दक्कन एंड फर्दर साउथ, including the chiefdoms of the Cholas, Cheras and Pandyas in Tamilakam, the name of the ancient Tamil country, which included parts of the present Andhra Pradesh and Kerala, in addition to Tamil Nadu, proved to be stable and prosperous. नए राजाओं का आगमन हुआ दक्षिण भारत में, दक्कन क्षेत्र में, जिसमें चोला साम्राज्य है, चेरा है, पांड्याज है। ये इस तमिलनाडु वाले इलाके में फैले हुए थे, जिन्हें ज़्यादा स्तर माना गया और संपन्न माना गया। चीफ एंड चीफ डोम्स, ए चीफ इज ए पावरफुल मैन हुज पोजीशन में और मे नॉट बी हेरिडेटरी। मुखिया एक शक्तिशाली मैन आदमी हुआ करता था, जो वंशानुगत भी होता था, कई बार नहीं भी होता था। ही डिराइव सपोर्ट फ्रॉम हिज किनफोक, वह अपने समर्थकों से समर्थन लेता था। हिज फंक्शन में इंक्लूड परफॉर्मिंग स्पेशल रिचुअल, लीडरशिप इन वारफेयर एंड आर्बिट्रेटिंग डिस्प्यूट्स। उसका कार्य होता था कि धार्मिक रीति रिवाजों में आगे होना और युद्ध की लड़ाई में आगे रहना और विवादों को निपटाना। ही रिसीव्स गिफ्ट फ्रॉम ही सबऑर्डिनेट्स, उसके साथी उसे गिफ्ट दिया करते थे। अनलाइक किंग्स हु यूजुअली कलेक्ट टैक्सेस, राजा की तरफ वो टैक्स नहीं लेता था। एंड ऑफन डिस्ट्रीब्यूटेड दीज अमंग हिज सपोर्टर्स, और उन सब चीज़ों को वो अपने समर्थकों में बांट दिया करता था। जनरली देर आर नो रेगुलर आर्मीज एंड ऑफिशियल इन चिफडोम्स, आमतौर पर कोई स्थायी सेना नहीं होती थी और मुखिया भी स्थायी नहीं होते थे। वी नो अबाउट दीज स्टेट्स फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ सोर्सेज, अलग स्रोतों से हमें इनके बारे में जानकारी हासिल हुई है। फॉर इंस्टांस द अर्ली तमिल संगम टेक्स्ट contain poem describing chief and the ways in which they acquired and distributed resources। तमिल संगम जो कि साहित्य है तमिलों का, उसमें इनके बारे में उल्लेख है कि कैसे इन्होंने क्या क्या हासिल किए। मैनी चीफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग द सातवाहन हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया 2nd सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी CE, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी तक सातवाहनों के बारे में उल्लेख है। एंड द सकाज का भी उल्लेख है, ए पीपल ऑफ सेंट्रल एशिया ओरिजिन हु इस्टेब्लिश किंगडम इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सकाज लोगों ने उत्तरी पश्चिमी इलाके में और इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी इलाके में अपना साम्राज्य स्थापित किया, जो कि सेंट्रल एशिया की एक जाति है। देयर सोशल ओरिजिन वर ऑफन ऑब्स्क्योर, बट एज वी विल सी इन द केस ऑफ द सातवाहन, वंस दे एक्वायर्ड पावर दे अटेम्प्ट टू क्लेम सोशल स्टेटस इन ए वेराइटी ऑफ वेज। ऐसा ही हुआ, सातवाहन और सकाज लोगों ने जब अपना आधिपत्य यहाँ जमा लिया, बना लिया, तो उन्होंने समाज के अंदर अपना अस्तित्व भी बना लिया था। कैप्चरिंग एलिफेंट्स फॉर द आर्मी, द अर्थशास्त्र लेज डाउन minute detail of administrative and military organization. This is what it says about how to capture elephants. हाथियों कैसे पकड़ा जाता था सेना के लिए। Guards of elephant forest assisted by those who rear elephants, those who enchain the legs of elephants, those who guard the boundaries, those who live in forest, as well as by those who nurse elephants shall, with the help of 5 or 7 female elephants to help in tethering wild ones, trace the whereabouts of herds of elephants by following the course of urine and dung left by elephants. हाथियों के आसपास, हाथियों के गांव के आसपास, जंगलों के आसपास जो लोग रहते थे, फीमेल हथिनी को उनके साथ में ग्रुप बना के कैसे भी करके इनका जो पेशाब है और इनका जो डंग है, जो गोबर है, उसको देख के पता किया जाता था कि हाथियों का ग्रुप कहाँ है। फिर इनको वहाँ से खदेड़ कर खुले में लाया जाता। अकॉर्डिंग टू ग्रीक सोर्सेज, द मोरियन रूलर हैड ए स्टैंडिंग आर्मी ऑफ 6 लाख फुट सोल्जर, 30,000 कैवलरी एंड 9,000 एलिफेंट्स। ग्रीक स्रोतों के अनुसार मौर्य शासक के पास 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार सेना, 9,000 हाथी। सम हिस्टोरियंस कंसिडर दीज अकाउंट टू बी एक्सग्रेटेड। कुछ इतिहासकारों ने इस आकलन को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है।
If the Greek accounts were true, what kinds of resources do you think the Mauryan ruler would have required to maintain such a large army? यदि यूनानी आकलन डाटा सही है तो आप बता सकते हो कि हमें किस सोर्स की आवश्यकता है जो ये बताए कि भाई कितनी बड़ा साम्राज्य था, कितनी सेना थी। तो बच्चों, इसी के साथ ही आज मैं ये पार्ट पूरा करता हूँ। बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है हम अगले पार्ट में करेंगे। मुझे अच्छा लगा सेकंड पार्ट को बताते हुए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं औरों की तरह बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं आपको खुल के बता सकूँ या लैपटॉप के माध्यम से इसे बता सकूँ, लेकिन जितना हो उसके मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। आप समझे और इसे समझने का प्रयास करें। कहीं को भूल चूक हो तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ करें। मेरे चैनल मेमोरी फैक्ट्स बाय राजेश सर को भी सब्सक्राइब करें और आगे से आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।